Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 11. The name of this chapter is work and energy. Work is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of force. The work done on an object is the product of the force applied and the displacement. Work done is equal to force multiplied by the displacement. We are showing work by capital W, force capital F, and displacement is shown by small s. So W is equal to F multiplied by S. The unit of the work is joule. कार्य को हम वर्क कहते हैं बेटे, और कार्य क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन के अंदर वो डिस्प्लेस होता है, यानी अपनी जगह से वो दूसरी जगह के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और इस किए हुए कार्य को ही हम वर्क के नाम से जानते हैं. तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है. इफ F इज 1 न्यूटन, यदि हम ये माने कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है तो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर वो होगा 1 मीटर का. देन द वर्क डन इज 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल, इसीलिए जो कार्य कंप्लीट होगा उसे 1 जूल माना जाएगा. So 1 joule is the amount of the work done when a force of 1 Newton displaced on an object by 1 meter. So यदि हम ये समझें कि किया हुआ कार्य 1 जूल है तो वो एक्चुअल में 1 जूल क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो 1 न्यूटन का है, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसमें जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है वो 1 मीटर का है. एग्जाम्पल, if a force of 5 Newton acts on an object is displaced through 2 meter in the direction of force, then work done is 5 Newton is multiplied by 2 meter is equal to 10 Newton meter और 10 जूल. यदि हम ये माने कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है. ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है फॉर द न्यूमेरिकल. सो फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय द 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट. सो द वर्क इज 10 न्यूटन मीटर, और हम 10 न्यूटन मीटर न कह के उसे किस में काउंट करते हैं, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सो जो वर्क है वो कितना होगा, 10 जूल होगा. Now the work done by a force may be positive or negative. जो भी कार्य किया जा रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आ सकती है. The work done by a force is positive if the force and the displacement are in the same direction. किया हुआ कार्य धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा यदि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो साइड होगा या जो दिशा होगी, यदि वो दोनों सेम होती है तो किया हुआ कार्य जो है वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो फिर वो जो वर्क की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी. द वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव if the force and displacement are in opposite direction. किया हुआ कार्य की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है तो. द वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0 इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. किया हुआ जो कार्य है वो 0 ही काउंट होगा भले ही हम उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. मीन्स कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो कितना भी ज़्यादा फोर्स का वैल्यू हो, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से जो किया हुआ कार्य है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
The work done by a force is zero if the force is perpendicular to the displacement. सेकेंड कंडीशन ये है कि किया हुआ जो कार्य है यानी W की जो वैल्यू है वो जीरो ही मानी जाएगी यदि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो. फॉर द एग्जाम्पल, व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट the object moves upwards in the direction of force. Here the work done is positive. यदि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है, उठाया है और फिर उसको लेके हम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहे हैं, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है, किया हुआ कार्य जो है वो उसी साइड के अंदर हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी साइड में हुआ है, तो इसीलिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मानी जाएगी. इफ द वर्क डन इज पॉजिटिव but there is the force of the gravity acting downwards on the object. यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो अप्लाई किया गया है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, वो तो जो पॉजिटिव लगा वही होगा लेकिन जो किया हुआ कार्य है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज नेगेटिव. Now example, a potter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. एक पॉटर जो है वो 15 किलोग्राम का एक लगेज जो है उसने उसे उठाया है और ग्राउंड से उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, वो इतना ऊपर जो है उसने उसको उठाया है. तो जितना कार्य उसने किया है उसे हमें कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मास ऑफ द लगेज. तो मास ऑफ द लगेज कितना है, 15 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर -2. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W = F × S. सो F जो है, फोर्स जो है वो क्या होता है, m × g, यानी जितना भी उसका मास है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. मास का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है. ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल में हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं. ये चैप्टर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर एक्सप्लेन किया था आपको. नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1.5, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 225 किलोग्राम ms-2. अब बिकॉज ऑफ हम जो वर्क जो कर रहे हैं वो किस में काउंट कर रहे हैं, न्यूटन में काउंट कर रहे हैं, तो 200 जूल में काउंट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 225 जूल. ओके, तो ये समझ में आया बेटा. थोड़ा सा आपका जो न्यूमेरिकल है वो एक स्टेप और एडवांस हो गया है. पहले हमने करा W = F × S होता है, तो डायरेक्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे थे. लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में क्या हुआ कि हमें फोर्स ना देकर हमें क्या दे दिया, मास दे दिया, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया. यदि ऑब्जेक्ट का मास दिया जाता है तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F की. तो F × G × S. तो M × G × S को करने के बाद में हमारे पास में वर्क जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास में सेकंड फॉर्मूला है. नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी. एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो उसके कार्य करने की क्षमता है. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल. जो यूनिट है एनर्जी की वो वर्क के समान ही होती है. वर्क को हम जूल में काउंट कर रहे हैं तो एनर्जी को भी हम जूल में काउंट करते हैं. 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है 1 जूल कार्य को करने के लिए. सो 100 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. दे आर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा. तो एनर्जी की यदि हमें स्टडी करनी हो तो हमें इतने सारे रूप जो हैं उसकी उनकी स्टडी करनी होती है. इट्स अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी. तो कौन कौन सी है ये, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट
what you understand by the kinetic energy? जो kinetic energy और potential energy है, they both are the very important topic. So what you understand by the kinetic energy? The kinetic energy of an object is the energy possessed by the object due to its motion. All moving object possess kinetic energy. A falling coconut, a speeding car, a flying aircraft, flowing water, blowing wind or running athletes etc. possess kinetic energy. इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, उन सब के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उसकी स्पीड पर डिपेंड होती है. An object moving faster has more kinetic energy than an object moving slow. यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज रन कर रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. और यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो मूव कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत कम होगी. The kinetic energy possessed by an object of a mass m and moving with the uniform velocity v is Ek is equal to half mv square. Kinetic energy of an object is denoted by Ek. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम Ek से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर. सो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं. An object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of 4 meters second minus 1. What is the kinetic energy possessed by the object? एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 15 किलोग्राम है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है. उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मालूम करनी है, वो हमें निकालनी है. सो जब इस तरह की क्वेश्चन को आप वहाँ पे फेस करें एग्जाम में तो एट इन द लास्ट वो हमसे क्या पूछना है? काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में पुट करना है एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Ek इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो हाफ तो हम सेम रखेंगे, m की जगह पे हम पुट करेंगे 15 किलोग्राम वैल्यू, v की जगह पे 4 और बिकॉज ऑफ 4 का v का स्क्वायर है इसलिए 4 जो है या तो आप उसका स्क्वायर कर लें या फिर आप उसे इस तरीके से सेपरेटली 2 टाइम्स शो कर दें. जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 2 2 4 से जो 4 है वो कट हो जाता है. 15 2 जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है 30 और जब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है? 120 जूल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल. तो उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? 120 जूल होगी. नाउ the next is the potential energy and I will be explain this topic the next part of this chapter. Thank you very much students.